सिली मिस्टेक बोलते हैं कि भैया क्वेश्चन ही हम लोगों ने क्या कर लिया, गलत पढ़ लिया कि क्वेश्चन आता ही नहीं था, फिर भी अपन ने सॉल्व कर दिया। मतलब एक तरह से बोले तो तुक्का मार दिया या गलत समझ करके गलत कॉन्सेप्ट लगाया। दूसरा होता है साहब परीक्षा का तनाव, एग्जाम का स्ट्रेस, एग्जाम में समय की कमी, परीक्षा में एंजाइटी हो जाना, ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट करना। तो बच्चों ये तो कारण है नेगेटिव मार्किंग के। जिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, जो क्वेश्चन छूट गए थे, जो आपको लगता था कि सेकंड राउंड में दोबारा देखेंगे तो कर लेंगे, उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। नमस्कार बच्चों, आज मैं यहां पर ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूं जिसका सामना हर कंपटीशन एग्जाम देने वाला स्टूडेंट करता है, और वो है एग्जाम में नेगेटिव मार्क हो जाना। ठीक है बच्चों, नेगेटिव मार्क्स को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ये आपके वरीड फेस पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल दे सकता है। बच्चों, जल्दी इंप्रूव करने वाले स्टूडेंट वो नहीं है जिन्होंने गलतियां नहीं की, बल्कि वो हैं जो इन गलतियों से जल्दी सीख लेते हैं। बच्चों, नेगेटिव मार्क्स आपकी इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं करते, बल्कि वो उन बातों को हाईलाइट करते हैं जिन्हें इंप्रूव करना है। आप में से कई स्टूडेंट इसके कारण अपने मार्क्स को खो देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, बस उन्होंने कुछ अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स कर दी हैं। तो बच्चों, मैं पहले आपको बता दूं कि किस किस तरह की गलतियां होती हैं, किस तरह की गलतियां बच्चे करते हैं और उन गलतियों को दूर करने के लिए क्या सॉल्यूशन है। तो पहले हम लोग बात करते हैं किस किस तरह की गलतियां बच्चे करते हैं। सबसे पहले यहां पर बच्चे करते हैं सिली मिस्टेक्स, है ना। अब ये सिली मिस्टेक किसको बोलते हैं? सिली मिस्टेक बोलते हैं कि भैया क्वेश्चन ही हम लोगों ने क्या कर लिया, गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, है ना। क्वेश्चन में गलत कैसे पढ़ लिया कि ये लिखा हुआ था करेक्ट, हमने पढ़ लिया इनकरेक्ट, है ना, नॉट करेक्ट। अब दूसरी गलती कैसी होती है साहब कि जो बबल भरने जाते हैं तो बबल ही गलत भर दिया। और गलती कैसी होती है कि उत्तर तो सही आया, है ना, लेकिन वहां पर अपन ने गलत भर दिया साहब, आया सेकंड और अपन ने भर दिया थर्ड, ठीक है। और तो और कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी साहब। ये सब सिली मिस्टेक की कैटेगरी में आती है ना। दूसरा गलती क्या होता है साहब? दूसरा गलती होता है कि क्वेश्चन आता ही नहीं था, फिर भी अपन ने सॉल्व कर दिया। मतलब एक तरह से बोले तो तुक्का मार दिया, नहीं आता था फिर भी फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। तीसरी गलती क्या होती है? तीसरी गलती होती है बच्चों से कि भैया अपन के कॉन्सेप्ट ही गलत लगाया, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, या गलत समझ करके गलत कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन सॉल्व करने पर जो उत्तर आया वो ऑप्शन में था। ये भी क्या है, गलती है, ठीक है। ये भी नेगेटिव मार्किंग का कारण है। दूसरा होता है साहब परीक्षा का तनाव, एग्जाम का स्ट्रेस, एग्जाम में स्ट्रेस आ जाना, है ना। और कारण क्या है? और कारण है समय की कमी, एग्जाम में समय की कमी, परीक्षा में एंजाइटी हो जाना, ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट करना। तो बच्चों ये तो कारण है नेगेटिव मार्किंग के, ठीक है। अब इनको डिटेल से हम जानते हैं कि ये क्यों होता है और इसको दूर करने का सॉल्यूशन क्या है, क्या किया जाए ताकि इनको हम रोक सकें, ठीक है। तो अब इसमें देखो आप, यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें सिली मिस्टेक के बारे में। देखो सिली मिस्टेक के बारे में बात करें तो मैक्सिमम सिली मिस्टेक का कारण क्या है? मैक्सिमम सिली मिस्टेक का कारण है जल्दबाजी। जल्दबाजी, फास्ट हो जाते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने लगते हैं। तो भैया इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका, स्लो हो जाओ। हमेशा फास्ट होना जरूरी नहीं है ना। हमेशा फास्ट होने से ही आपको सफलता मिले ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, है ना। आपको थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को पालना है, उनको क्वेश्चन को किल नहीं करना, ठीक है। ये क्वेश्चन को किल नहीं करना। तो ऐसे केस में क्या क्या करना चाहिए? स्लो करना चाहिए। और मैं बताऊं आपको साथ में, देखो भाई यहां पर गलती कैसी कैसी बच्चे करते हैं और उसको दूर करने के उपाय क्या क्या है। आंसर आया कुछ और ऑप्शन में टिक कर दिया कुछ, है ना भाई। आंसर आया सेकंड और ऑप्शन में ओएमआर शीट भरते समय अपने थर्ड भर दिया। या जब अपन पेपर में टिक कर रहे हैं तो पेपर में टिक करते समय ही अपन ने उसको सेकंड की जगह थर्ड भर दिया। ये भैया केयरलेसनेस है, ये लापरवाही है, लापरवाही, ये ना बिल्कुल लापरवाही है। इसके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा, इसके लिए बी केयरफुल। दूसरा क्या है? पूरा पढ़ा ही नहीं अपन ने, ढंग से पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन में बोल रहा था करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्वेश्चन में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना, ट्रू फॉल्स। मतलब क्वेश्चन पूरा ढंग से नहीं पढ़ रहे, है ना। कई बार, अच्छा कई बार ऑप्शन ही ढंग से नहीं पढ़ते, है ना, ढंग से रीडिंग ही नहीं करते। क्वेश्चन तो पढ़ लिया कि भैया चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब पहला ऑप्शन सही था तो पहले को ही टिक कर दिया, आगे दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन देखा ही नहीं। मालूम पड़ा कि उसमें से एक थर्ड भी सही था और फोर्थ में लिखा हुआ था वन एंड थर्ड। तो भैया ये क्वेश्चन भी पूरा पढ़ो और ऑप्शन भी पूरा पढ़ो, जल्दबाजी मत करो। ये सब जल्दबाजी का नतीजा है, ठीक है। अच्छा मैं तो कहता हूं कि जो देखा हुआ क्वेश्चन आया ना, आपने कल रात को एग्जाम की तैयारी करने से पहले किसी क्वेश्चन को देखा था तो उसका भी डायरेक्ट आंसर टिक मत करो, पहले उसको भी पूरा पढ़ो, उसको भी पूरा पढ़ो। मतलब ये सिंपल बता दूं, थोड़ा स्लो होना पड़ेगा।
ये जिनको आप सिली मिस्टेक्स बोलते हैं ना, वो उन्हीं को बोलते हैं कि क्वेश्चन आता था लेकिन आपने गलत कर दिया, और गलत कर दिया तो कारण यही है कि थोड़ा स्लो होना पड़ेगा। ठीक है, मैं और बताऊं आपको, देखो इसमें यहां पर और बताऊं मैं, यहां पर कैलकुलेशन, जल्दबाजी में कैलकुलेशन ही गलत कर दी, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन गलत है ना। इसमें मैं बताऊं आपको, जब भी फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल आते हैं तो फॉर्मूला बना लो और डाटा सबसे आखिरी में रखो। बच्चे क्या करते हैं, डाटा शुरू से लेकर के कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, पहले उसका फॉर्मूला बना लो और लास्ट में सबसे एंड में डाटा रखो, तो कैलकुलेशन की गलती कम से कम होगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन एरर होती है साहब, जल्दबाजी की वजह से होती है। ठीक है, ये क्या होता है, कई बार वहां पर कैलकुलेशन सही नहीं कर पाते। दूसरा क्या है साहब, दूसरा है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सिली मिस्टेक, ओएमआर शीट को गलत भर देना। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, चेक ओएमआर शीट ही होगी। आपने जो मेहनत करी 3 घंटे की, वो सारी मेहनत कौन रिफ्लेक्ट करेगा, ओएमआर शीट। अगर उसको आपने ढंग से नहीं भरा तो ये तो सबसे बड़ी लापरवाही है, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। आपने एग्जाम में बैठ के क्या किया कोई नहीं जान रहा, वो ओएमआर शीट में आपने क्या किया वही चेक होगा। तो इसके लिए क्या करें साहब, अच्छा गलती कैसी होती है और क्या करें। ये जो ओएमआर शीट है ना साहब, बच्चे क्या करते हैं, किस किस तरह की मिस्टेक करते हैं। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, पहले पूरा पेपर कर लेते हैं, पहले बायो कर लिया, फिर केमिस्ट्री कर लिया, फिर फिजिक्स कर लिया, और लास्ट में उस ओएमआर शीट को फिल करने चले गए। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन पेपर करते रहते हैं, साथ में ओएमआर शीट पे टिक करते रहते हैं, पेपर करते रहते हैं, साथ में ओएमआर शीट पे टिक करते रहते हैं। मतलब साथ साथ बायो कर रहे हैं तो फिर बायो का टिक कर लिया, है ना, पहला क्वेश्चन किया पहला टिक कर लिया, दूसरा क्वेश्चन किया दूसरा टिक कर लिया। ठीक है, ये बच्चे एक तो ये तरीका लगाते हैं, ओएमआर शीट को फुल करने का ये तरीका लगाते हैं। मैं पहले क्लियर करूं, मैं ना क्या करना चाहिए, बेस्ट तरीका क्या है। बेस्ट तरीका अगर आप ऐसे कर रहे हैं 1 to 1 कर रहे हैं कि पहला किया उसका आंसर लगा दिया, दूसरा किया उसका आंसर लगा दिया, बस इसमें ध्यान रखना है कि बीच में कोई छूटना नहीं चाहिए। मालूम पड़ा बीच में कोई क्वेश्चन आपने पेपर में छोड़ा है और लास्ट में ओएमआर की में भरते समय उसको छोड़ना भूल गए, है ना। मान लिया 5वां क्वेश्चन आपने छोड़ दिया और आपने 4 तक ओएमआर शीट में भर दिया था, उसके बाद आपको 6ठा भरना था, आपने 5 में फिल कर दिया, तो भैया ये लापरवाही है। थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा क्योंकि चेक तो ओएमआर शीट ही होगा, आपको उसका भरपूर ध्यान रखना पड़ेगा। अब बेस्ट एडवाइस क्या है, बेस्ट एडवाइस क्या है, ओएमआर शीट को कैसे फिल करें। एक तरीका होता है कि आप पेपर के साथ साथ क्वेश्चन करते जा रहे हैं, है ना, तो हल्का सा निशान लगाएं, हल्का सा डॉट लगाएं, है ना, ऐसे हल्के 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 डॉट लगाएं, और लास्ट के जब पूरा पेपर हो जाए, बायो हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, फिजिक्स हो जाए, उन सर्किल्स को डार्क कर दे। एक तरीका। दूसरा तरीका, बेस्ट जो अप्रोच होती है, बेस्ट अप्रोच होती है 1 to 1 चलो। मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच क्या है, मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच है, आपने बायो कर लिया, बायो को पूरा भर लो, केमिस्ट्री कर लिया, केमिस्ट्री को पूरा भर लो, है ना, फिजिक्स कर लिया, फिजिक्स को पूरा कर लो। मतलब यहां पर एक 1 to 1 चलो साहब, बायो करने के बाद बायो भरो, केमिस्ट्री करने के बाद केमिस्ट्री करो, फिजिक्स करने के बाद फिजिक्स करो, और थोड़ा सावधानी रखो क्योंकि चेक ओएमआर शीट ही होगी। ये सबसे बड़ी सिली मिस्टेक है साहब, ये सबसे बड़ी सिली मिस्टेक है, इसको रोकना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और ये जितनी बातें मैंने बताई सबका एक ही सॉल्यूशन है, सावधानी, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। दूसरा क्या है साहब, नेक्स्ट है यहां पर, ये भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और उसके बारे में श्योर ही नहीं है, मतलब श्योर नहीं है, इसका मतलब मैं सीधे बोलूं तुक्का मार रहे हो तुम, ये तुक्का मार रहे हो, तुक्का तुम्हें आता नहीं है फिर भी तुम क्वेश्चन करने जा रहे हो, इसका मतलब ये तो तुक्का है भैया। तो क्या करें, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, बच्चे ऐसा करते हैं कि साहब कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो कट ऑफ के स्ट्रेस में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हमें, तो नहीं आता वो भी कर लिया, नहीं आता वो भी कर लिया, ये गलत बात है ना। तो ये इससे बचना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, इसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, सही करना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर जिन क्वेश्चन में श्योर नहीं है उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश ही ना करें। ठीक है, और क्या करते हैं बच्चे, सिली मिस्टेक। नेक्स्ट आता है कि साहब यहां देखो, मैं और बता दूं आपको इसके बारे में, भाई ये तो एक तो एग्जाम का स्ट्रेस है ही सही, दूसरा जब अपन कोचिंग में पेपर लेते हैं, है ना, यहां पर प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं, तो वहां का पेपर क्या होता है, पार्ट टेस्ट आता है, पूरा सिलेबस तो आता नहीं है। भाई अभी माइनर चल रहे हैं अपने, अभी यहां पर माइनर चल रहे हैं, क्लास में 3 हफ्ते में जो पढ़ा उसको टेस्ट में पूछा, तो यार थोड़ा पेपर लेंदी हो सकता है, क्योंकि यार सारी बातें पूछेगा टीचर, सब पूछेगा, तो ये नीट के मुकाबले पेपर नहीं होगा, थोड़ा लेंदी होगा, तो इस पेपर की कट ऑफ थोड़ी नीट से कम जा सकती है, इस पेपर की कट ऑफ थोड़ी नीट से कम हो सकती है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब इस स्ट्रेस में कि मुझे तो नीट की कट ऑफ को ही क्रॉस करना है तो उतना तो अटेम्प्ट करना ही होगा, ये प्रेशर दिमाग से निकाल दे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा साहब एफिशिएंसी पे काम करो यार, ऐसा नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन करने, सही करने, ज्यादा सही करने हैं, तो ये इसी को तो आउटपुट बोल रहे हैं ना, इसी को तो एफिशिएंसी बोल रहे हैं। तो फोकस करो, जो आता है उन्हीं को करो, तुक्का मत मारो, है ना, रिस्क मत लो। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन में डाउट होता है, 2 ऑप्शन में डाउट होता है कि यार ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, तो भैया ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तसल्ली से आंसर दो, पहले राउंड में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। आपको अगर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो रुको, है ना, पहले पूरा पेपर कर लो, उसके बाद समय बचता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करो, है ना, ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करो, तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, मैं और बताऊं आपको। ठीक है, अब यहां पर सबसे सिंपल मेरी सलाह, आपको क्या याद रखना है, ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे
तभी आपको सफलता मिलेगी, है ना। इनिशियल स्टेज में आपकी प्रोग्रेस होना जरूरी है। धीरे धीरे अटेम्प्ट करो और सही अटेम्प्ट करो, अपने आप क्या होंगे, अटेम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे, अटेम्प्ट्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे। ये मेरी पर्सनल सलाह है भाई, ठीक है। दूसरा देखो, अब यहां पर अगली गलती क्या होती है, नेक्स्ट गलती बच्चे क्या करते हैं कि भैया कॉन्सेप्ट ही हमारा गलत था लेकिन सॉल्व कर लिया अपन ने, है ना। कॉन्सेप्ट ही गलत था, मालूम पड़ा क्वेश्चन सॉल्व होना था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से और अपन लगाने लगे वहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और मालूम पड़ा ऑप्शन में आंसर भी आ गया, मालूम पड़ा ऑप्शन में आंसर भी आ गया। ये एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा क्या क्या सोच सकता है, तो बच्चा जो जो सोच सकता है ना, एग्जामिनर वो ऑप्शन भी क्वेश्चन में डाल देता है ना। तो ये एग्जामिनर ने तुम्हें फंसाया और तुम फंस गए। तो भैया जब श्योर नहीं हो, आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है ना, तो इसके इस समय क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए। अब आपको सोचोगे नहीं सर एग्जाम में आंसर आया हमारा और ऑप्शन में दिख रहा था, हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। ये ललचाने वाली चीजें होती हैं। तो भैया इसका एक ही सलाह है, थ्योरी ढंग से पढ़ो, है ना। बेसिक क्लियर होने चाहिए, थ्योरी का रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी आपसे। ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम है भैया, और ये इंडिकेट कर रही है कि आपने रिवीजन प्रॉपर नहीं किया है, आपने रिवीजन प्रॉपर नहीं किया है। एग्जाम में जाने से पहले आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं है, तो एग्जाम की तैयारी को परफेक्ट करो, एग्जाम की तैयारी को परफेक्ट करो, ठीक है। और देखो साहब, ठीक है, और बताऊं ये छोटी छोटी गलतियां क्यों होती है, बच्चे अपना ही कोई तरीका बना लेते हैं, है ना। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना ही तरीका बना लेते हैं कि सर इस तरीके से आंसर जल्दी आ जाता है। बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन वो टीचर से कंसल्ट कर लो, वो टीचर से कंसल्ट कर लो। ऐसे नहीं कि तुकबाजी में 2-4 क्वेश्चन के आंसर आ गए और अपन ने वही तरीका बना लिया कि नहीं साहब कैलकुलेशन ऐसे ही होती है, आसान हो जाती है। नहीं भैया, ये गड़बड़ कर देगा, ठीक है। मैं आपको और क्लियर कर दूं कि फिजिक्स में जनरली क्या होता है, सारे क्वेश्चन करना जरूरी नहीं होता। ऐसा नहीं कि सारे ही करें तो अपन बढ़िया मार्क्स लेकर के आएंगे। इसमें क्या है, वो करना है जो सही करना है। तो अटेम्प्ट ज्यादा करने पे फोकस मत करो, सही करने पर फोकस करो, ठीक है। मैं और बताऊं साहब, ये एग्जाम की स्ट्रेस भी मतलब सारा मामला खत्म कर देती है, पूरे पेपर को ये डिस्ट्रॉय कर देती है भाई। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, एक बात ध्यान में रखना, ये एग्जाम में आप अकेले नहीं हो भैया। ये 22 से 25 लाख के साथ यही समस्या है, सभी बच्चों के साथ यही समस्या है। तो भैया इसको ओवरकम करना पड़ेगा, ये इसको टेकल करना आना चाहिए, एग्जाम के स्ट्रेस को टेकल करना आना चाहिए। ये तो लाइफ में बहुत सारे एग्जाम आपके होंगे और हर एग्जाम में ये समस्या आएगी, हर नई चीज को फेस करते समय, हर एग्जाम को फेस करते समय ये स्ट्रेस की समस्या रहेगी। तो इसको ओवरकम कैसे करें, इसके लिए माइंड को ट्रेन करो यार, दिमाग को मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। भाई एग्जाम है तो सबका है, पेपर टफ है तो सबके लिए है, पेपर आसान है तो सबके लिए है। पढ़ाई आपने बराबर करी है तो कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, है ना। और साथ में क्या है, साथ में क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, स्ट्रेस आना नेचुरल है, नेचुरल है। तो अब इसको कंट्रोल करो, माइंड को ट्रेन करो। अब ये तैयारी एक दिन में तो होती नहीं है, ये घर से ही तैयारी होती है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में पहुंचे और आज हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आज हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेंगे। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। ये हर यहां पर जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं उनसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करें इसके लिए, घर पे क्या करें, है ना। मेन एग्जाम जाने से पहले, नीट का एग्जाम जाने से पहले, जेई का एग्जाम जाने से पहले, ठीक है, अपन अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, क्या बातें दिमाग में रखें, किन किन चीजों का ख्याल रखें। तो भैया मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है ये स्ट्रेस बस्टर, सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि भैया बढ़िया नींद लो, अच्छी नींद लो, काम करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, लेकिन साथ में सोना भी जरूरी है, साथ में सोना भी जरूरी है ना। कितना सोएं साहब, कम से कम 6 से 7 घंटे ये डेली सोना है। काम का लोड ज्यादा है तो किसी दिन आप 5 घंटे सो सकते हैं, लेकिन जनरली 7 घंटे की नींद का नियम बनाओ। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा तो लग्जरी है, और इससे कम है तो थोड़े समय के बाद स्ट्रेस बढ़ने लगेगा, है ना, मेंटल फटीग आ जाएगा। दूसरा क्या है साहब, मेडिटेशन करो साहब, है ना। माइंड को ट्रेन करने के लिए बाबा रामदेव बन जाओ, है ना। आप लंबी लंबी सांसें लो, छोड़ो, वो अनुलोम विलोम करो, ये दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगी, थोड़ा दिमाग खुलेगा, है ना। थोड़ा सा एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने की आदत डालो, कम से कम, ज्यादा नहीं तो 10 मिनट बैठो, ठीक है। अच्छा, खाना अच्छा खाओ साहब। आप बोलोगे मेस में तो अच्छा खाना मिलता ही नहीं है साहब, अगर नहीं मिलता तो नट्स खाओ, बादाम खाओ, है ना। ये बादाम खाओ, ये मेस में नहीं मिलेंगे, इसमें थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, लेकिन आपकी सेहत के लिए बढ़िया रहेगा, मेंटल स्ट्रेस के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ कभी कभी चॉकलेट खाओ, और ज्यादा आप दिमाग का काम कर रहे हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं तो कभी कभी कॉफी भी पियो, ज्यादा नहीं, आदत नहीं डालनी, कभी कभी कॉफी भी पियो, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि साहब हफ्ते में एक दिन कोई भी डिसाइड कर लो, उसमें हाफ डे अपन रेस्ट करेंगे, कोई भी हाफ डे, सैटरडे ले लो, फ्राइडे ले लो, है ना। जब तुमको लगे कि स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, बॉडी थकान मांग रही है, तो आधे दिन का रेस्ट लो, है ना। और नहीं है तो पढ़ो साहब। अच्छा, बीच बीच में क्या है, मूड को फ्रेश करने के लिए क्या करें, बीच बीच में मूड को फ्रेश करने के लिए कभी कभी गाने सुनो, है ना, अच्छे गाने सुनो, मोटिवेशनल गाने सुनो, जिनसे मन खुश होता है, जिनसे दिमाग खुश होता है ना, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, जिससे आगे पढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जिससे फ्रेश हो जाते हो, वो गाने सुनो। अब जो भी आपकी हॉबी है वो करो, गाना सुनना नहीं है तो कुछ हॉबी होगी, वो हॉबी करो, है ना। अच्छा, अब और क्या करें साहब,
और क्या करें, और किन बातों का ध्यान रखें। देखो सीधी सी बात है, ये जो मैंने बताया ये तो रूटीन बताया मैंने कि क्या रूटीन होना चाहिए, लेकिन अब इसके अलावा कुछ अपने को काम भी करने होते हैं। क्या काम करने होते हैं? काम करने होते हैं अपने वीकनेस पर, अपनी कमजोरियों को काम करो, अपने कमजोरियों को पहचानो। वो कमजोरी सब्जेक्ट की है तो उस पर काम करो, उस पर मेहनत करो, ठीक है। वो कमजोरी अपने लाइफ में कंसंट्रेशन की है तो उस पर काम करो, है ना। वो अपने लेवल की है, पढ़ाई के लेवल की है तो पढ़ाई के स्तर पे काम करो, मतलब पहचानो, आइडेंटिफाई करो और उन पे काम करो। ऐसा नहीं है कि भैया एकदम से सब कुछ एग्जाम में जाके बढ़िया हो जाएगा। ये साल भर की मेहनत होती है, आप किस तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर करो, ठीक है। ये तैयारी के समय ही मानसिक रूप से आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। और बताऊं मैं आपको, देखो अब सबसे बड़ी समस्या आती है समय की कमी। ये समय की कमी तो बहुत नेचुरल है भैया, है ना। देखो अब इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि साहब अपनी स्पीड ही नहीं है ना, अपनी स्पीड ही नहीं थी। और एक कारण हो सकता है कि अपन ने किसी एक सब्जेक्ट में या सभी सब्जेक्ट में रिवीजन प्रॉपर नहीं किया था, है ना, पढ़ाई ढंग से नहीं की थी। एग्जाम में जाने से पहले अपन पूरी तरह तैयार नहीं थे। अगर एग्जाम में जाने से पहले पूरी तरह तैयार नहीं थे तो डेफिनेटली वहां क्वेश्चन पढ़ोगे तो पढ़ने में समय लगेगा, है ना। एक बार पढ़ने पे क्लिक नहीं करेगा, दोबारा पढ़ोगे, दोबारा पढ़ने पे क्लिक नहीं करेगा, दोबारा पढ़ोगे, तो ऐसे तो समय लग रहा है ना साहब, है ना। इसका इलाज क्या है? इस तरह की समस्या का इलाज है घर पे पढ़ाई ढंग से करो, ढंग से रिवाइज करके जाओ, प्रॉपर रिवीजन के साथ जाओ। अगर प्रॉपर रिवीजन के साथ जाओगे ना तो ये समय कम लगेगा क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि साहब कुछ सब्जेक्ट तो अच्छे पढ़ गए, कुछ सब्जेक्ट खराब पढ़ गए, तो जिनमें प्रॉपर रिवीजन नहीं करके गए वो समय मांगेंगे, और जिनमें रिवीजन प्रॉपर है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और समस्या आती है ना, एक और समस्या आती है। ये समय की वजह से बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। आपने अगर ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया ना तो क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन या तो छोड़ के आ जाओगे, या तो कुछ क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, या बिना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। वो बिना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करना यही गलती करवाता है। आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हो, समय की वजह से आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो भैया टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखो, घर पे उसकी तैयारी करो, घर पे टाइमर लगा करके क्वेश्चंस करो। अगर आपकी स्पीड कम है तो घर पे टाइमर लगा के क्वेश्चन करो, टाइमर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके अपने आप स्पीड बन जाएगी, घर पे ही काम करना पड़ेगा, घर पे ही टाइमर लगा के आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है कि भैया कई बार पेपर लेंदी आ जाता है। अब पेपर लेंदी आ गया, पेपर हार्ड आ गया, तो भैया वो सबके लिए है ना, वो खाली तुम्हारे लिए थोड़ी है। अगर तुमने वाकई प्रॉपर पढ़ाई करी है ना, तुमने अगर वाकई प्रॉपर पढ़ाई करी है तो वो पेपर तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा ये पेपर सबके लिए हार्ड है। तो ऐसे केस में एक्यूरेसी बनाओ, ऐसे केस में एक्यूरेसी बनाओ, ऐसे केस में सारे क्वेश्चन नहीं करने, जो आते हैं वही करने हैं। तो अगर एक्यूरेसी मेंटेन कर लिया आपने अपनी गलतियों को कम कर लिया तो बाकियों से आप आगे निकल जाओगे, आप बाकियों से आगे निकल जाओगे। ये भी एक स्ट्रेटेजी है। और साल भर पेपर देते देते ये स्ट्रेटेजी दिमाग में आ जानी चाहिए कि भैया अगर पेपर हार्ड है, पेपर लेंदी है तो सबके लिए है, खाली तुम्हारे लिए नहीं है। आप क्या करो, आप ऐसे केस में एक्यूरेसी बनाओ, एक्यूरेसी पे काम करो, ठीक है। एक्यूरेसी पे काम करो, सही करने पे काम करो, ठीक है। और बताऊं मैं आपको, कई बार एंजाइटी हो जाती है साहब, एंजाइटी हो जाती है एग्जाम में बैठे बैठे, एंजाइटी हो जाती है, पैनिक अटैक आ जाता है साहब, है ना। ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि मेरा क्या होगा, है ना, मेरी साल भर की मेहनत है ना, अचानक से पसीने आने लगते हैं, दिमाग घूमने लगता है, मन घबरा जाता है। तो भैया इसको कंट्रोल करने के तरीके सीखने पड़ेंगे। ये नेचुरल है, दुनिया में सबके साथ होता है ना। ये बोर्ड पे लिखा हुआ एक नाम, बहुत बड़ा नाम, सचिन तेंदुलकर। मैं इसकी कहानी सुनाना चाहता हूं। मैंने इसका इंटरव्यू देखा था। इस बंदे ने 100 सेंचुरी मारी है क्रिकेट में, क्रिकेट का भगवान कहलाता है। इसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने। उस इंटरव्यू में क्या बोला सचिन तेंदुलकर ने, किसी ने उससे पूछा कि साहब आप जब खेलने जाते हो तो क्या आपको एंजाइटी होती है, क्या आपको डर लगता है क्या? तो उसने कहा बिल्कुल डर लगता है। इसने कहा कि मैं पिछले मैच में सेंचुरी मार के गया था ना, तो मैं अगले मैच में जाते समय मुझे मैदान पे लग रहा होता है कि मैं डर रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे चिंता होती है कहीं मैं जीरो पे ना आउट हो जाऊं। तो भैया इसको ओवरकम कैसे करते हो, इसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हो? तो उसने कहा मैं बहुत दूर का भविष्य का नहीं सोचता हूं। मैं क्या करता हूं कि मेरा 1 रन बन जाए ताकि मैं जीरो पे आउट ना हो। 1 बन जाता है तो बोलता है मैं 10 बना लूं, 10 बन जाता है तो 20 बना लूं, फिर फ्लो बन जाता है, फिर आदमी रुकता नहीं है, फिर अनस्टॉपेबल हो जाता है ना। 100 सेंचुरी मारी है आदमी ने। तो तुम भी यही स्ट्रेटेजी रखोगे। एग्जाम में आपकी स्ट्रेटेजी भी यही होनी चाहिए। आप पेपर जब एंजाइटी हो रही है तो भैया क्या करना है, आराम से, तसल्ली से, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ोगे, है ना, क्वेश्चन पढ़ोगे, जब होने लगेंगे तो आपका भी फ्लो बन जाएगा, आपका भी फ्लो बन जाएगा। और फ्लो बन गया तो जो शुरू में स्पीड कम थी ना, आगे जाके अपने आप स्पीड बन जाएगी। ये स्पीड भी मैं कह रहा हूं नेचुरल प्रोसेस है, ये करते करते ही बनता है। जैसे जैसे आप करते हैं ना, स्पीड अपने आप बनता जाता है, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग नहीं करें, ओवर थिंकिंग नहीं करें, पेशेंस रखें, काम रहे, ठीक है। बिल्कुल ऑक्सीजन लेते रहो, बाबा रामदेव बनते रहो, है ना, आगे बढ़ जाओगे। और बताऊं मैं आपको, ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या। और देखो, रीअटेम्प्ट करना, जो कर लिया ना वो क्वेश्चन दोबारा करेंगे बच्चे। कई बच्चे जो क्वेश्चन पहले राउंड में कर चुके हैं, दूसरे राउंड में उन क्वेश्चन को दोबारा करने लगते हैं।
या कई बार ओएमआर शीट भरते समय जैसे ही क्वेश्चन पे नजर पड़ती है उनके दिमाग में कुछ और कॉन्सेप्ट आने लगते हैं कि यार ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था। ये भैया बड़ी समस्या है भैया। भरोसा रखो, अगर तुमने वाकई पढ़ाई करी है तो पहली बार में तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा, तुम सही ही करोगे। दोबारा उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। हाँ, अटेम्प्ट किन क्वेश्चंस को करें, री अटेम्प्ट किन क्वेश्चंस को करें, री अटेम्प्ट उनको करो जो पहले राउंड में आपसे नहीं हुआ था, जो आपसे पहले राउंड में नहीं हुआ था और आपको लगा था कि मैं इसको समय दूंगा तो मैं इसको कर लूंगा। खाली उन्हीं क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा देखना है, सभी क्वेश्चंस को दोबारा नहीं देखना। ये सब क्वेश्चन को दोबारा देखना पॉसिबल नहीं है भैया। क्या ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स में आप कैलकुलेशन करो और बार बार देखते जाओ, है ना? बोले क्यों? बोले मेरे को दोबारा देख के कंफ्यूजन हो गया। अगर आपने पढ़ाई करी है, मेहनत करी है ना, तो कॉन्फिडेंट रहे, पहले राउंड में आप सही कर दोगे। मेरी एडवाइस क्या है? मेरी एडवाइस है कि भैया आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को ही दोबारा देखना है। जिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, जो क्वेश्चन छूट गए थे, जो आपको लगता था कि सेकंड राउंड में दोबारा देखेंगे तो कर लेंगे, उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। सभी क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट नहीं करना है। तो री अटेम्प्ट बहुत बड़ी समस्या है भैया, ठीक है? ये री अटेम्प्ट बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है? बच्चों, एक मजबूत बिल्डिंग कब बनती है? जब उसका आधार मजबूत हो, ठीक है? जब बड़े आधार पे, मजबूत आधार पे खड़ी हो। तो ऐसे ही अच्छे नंबर कब आते हैं? जब आपका फाउंडेशन मजबूत हो, जब आपकी तैयारी अच्छी हो, है ना? तैयारी अच्छी हो तो नेगेटिव मार्क्स अगर आपके वास्तव में ज्यादा आ रहे हैं, हर बार ज्यादा हो जाते हैं, तो भैया पहले बेसिक पे काम करो। ये सारी बातें मैंने बताई, सब ध्यान रखना, लेकिन पहले बेसिक पे काम करो। थ्योरी क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे ना साहब, ठीक है? अब दूसरा क्या है साहब, अगर आप अपने आप से पूछो कि क्या वास्तव में आपकी तैयारी परफेक्ट है, अगर नहीं है तो ढंग से तैयार करो। इसके लिए क्या देखो? उसके लिए रिवाइज करो, वीडियो लेक्चर देखो, है ना? टीचर से टॉपिक पे डिस्कस करो, है ना? दोस्तों से डिस्कस करो, ठीक है? मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस ये ऐसा नहीं आता कि तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं तभी कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? ये सारे क्वेश्चन आने से कॉन्फिडेंस आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। धन्यवाद।